फ्रेंड्स, वेलकम टू लिविंग स्टोन क्लासेस। मैं हूं अंजना और आज हमारा घटना चक्र की इस श्रृंखला में अगला टॉपिक है शासन प्रणाली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। राजतंत्र की बात की गई है। यह शासन का क्या है? प्राचीनतम रूप है जिसमें शासन की जो शक्ति है वो एक व्यक्ति में समाहित होती है। तो राजतंत्र क्या है? प्राचीनतम रूप है और इसमें जो शासन की जो शक्ति होती है वो एक ही व्यक्ति में समाहित होती है। इसमें लिखा है कि जो राजमुकुट धारण करता है वह आनुवंशिक उत्तराधिकार के आधार पर पद ग्रहण करता है। कुलीन तंत्र इसको क्या कहते हैं? कुलीन तंत्र, और इसे अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। तो इसको कुलीन तंत्र भी कहते हैं और अरिस्टोक्रेसी भी इसको कहा जाता है। यह शासन का वह रूप है जिसमें जो राजनीतिक सत्ता होती है वो थोड़े से लोगों में निहित होती है तथा वही इसका प्रयोग करते हैं। इसे तानाशाही और अधिनायक तंत्र या डिक्टेटरशिप भी इसको कहा जाता है। तो इसको कुलीन तंत्र, अरिस्टोक्रेसी, तानाशाही और अधिनायक तंत्र अर्थात डिक्टेटरशिप भी इसको कहा जाता है। यह एक ऐसे शासन का रूप है जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है। तो ये कैसा रूप है शासन का? ऐसा रूप जिसमें एक ही व्यक्ति का निरंकुश शासन होता है जो बल प्रयोग के माध्यम से अपने पद पर आसीन होता है तथा किसी के भी प्रति यह उत्तरदायी नहीं होता है। तो बल के प्रयोग के माध्यम से पद पर आसीन होता है जो निरंकुश तरीके से शासन करता है और तथा किसी के भी प्रति यह उत्तरदायी नहीं होता है। अब प्रजातंत्र में क्या है? प्रजातंत्र वर्तमान समय में शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है। कौन सा? प्रजातंत्र, जो कि हमारे भारत में भी है, डेमोक्रेसी के नाम से इसको जानते हैं। ध्यातव्य है कि प्रजातंत्र वहां विद्यमान होता है जहां जनता में सत्ता निहित होती है। तो कहां पे प्रजातंत्र होगा, डेमोक्रेसी होगी? जहां पर सत्ता किसके हाथों में होगी? जनता के हाथों में होगी, अर्थात जनता को संप्रभुता प्राप्त होती है। जनता चाहे तो वोट के माध्यम से सरकार को हटा भी सकती है। तो इस तरीके से जनता को क्या प्राप्त होती है? संप्रभुता प्राप्त होती है, अर्थात जनता अपने डिसीजन ले सकती है कि किसको सरकार बनाना है। इस तरीके से अब प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के कई रूप हैं जिनमें से प्रमुख है संघात्मक शासन प्रणाली तथा एकात्मक शासन प्रणाली। संघात्मक शासन प्रणाली तथा एकात्मक शासन प्रणाली, इन शासन प्रणालियों को व्यवहारता संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो ये जो एकात्मक मैंने बताया कि इन शासन प्रणालियों को संसदीय शासन व्यवस्था तथा अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। राज्य के अब महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हैं? तो राज्य के महत्वपूर्ण तत्व हैं संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकारीय सत्ता। तो चार इसके प्रमुख तत्व हैं। किसके? राज्य के चार प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार या सत्ता। ये राज्य के चार महत्वपूर्ण तत्व हैं। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व क्या होती है? संप्रभुता, अर्थात वह अपने डिसीजन खुद ले सके। तो क्या है कि किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व, सबसे अनिवार्य जो तत्व है वो होती है संप्रभुता। इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। वर्ष 1947 के पहले एक राज्य के रूप में हमारा देश भारत जो था संप्रभु नहीं था। तो जो बता रहे हैं कि 1947 के पहले जो हमारा भारत था वो राज्य के रूप में हमारा देश जो था वो भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था, क्योंकि राज्य नहीं था, क्योंकि उस समय भारत पर भारत की जनता का शासन नहीं था। किसका शासन था? तो ब्रिटिश क्राउन का शासन था, इसीलिए यह संप्रभु राष्ट्र नहीं था तब उस समय। कब? 1947 के पहले। ये कब संप्रभु राष्ट्र मतलब राज्य संप्रभुता, इस भारत संप्रभु कब बना? तो 1947 के बाद। अब है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। कौन संचालन करता है संसदीय शासन प्रणाली को? हमने अपनाया है संविधान के अनुसार, और जिसमें जनता क्या करती है? चुने हुए प्रतिनिधि ही शासन व्यवस्था का क्या करते हैं? संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। किसको कहते हैं? संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है। तो
संसद जो होती है वह विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है, अर्थात कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था होती है, विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है संसद। एवं कार्यपालिका अपने समस्त कृत्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होती है। तो जो कार्यपालिका होती है वो अपने समस्त जो भी कार्य करती है उसके लिए संसद के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति बहुमत तक रहता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का जो अस्तित्व है विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति तक रहता है। कहने का मतलब संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक विधायिका में उसके विश्वास प्राप्ति मतलब उसको विश्वास रहेगा, तब तक विधायिका में तब तक क्या रहेगा, कार्यपालिका का अस्तित्व रहेगा। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता और केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप में बांटा गया है। तो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को किस हिसाब से बांटा गया, केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप में बांटा गया है। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जो है किसमें निहित है, जनता में। तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र एवं राज्यों में संवैधानिक रूप में बांटा गया है और यहाँ सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, जनता में निहित है। और भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जिसे हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को हम राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। इसमें समस्त कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है और राष्ट्र का प्रमुख होता है, और इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से इसको जानते हैं, किसको, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को। इसमें क्या होता है कि समस्त कार्यपालिका जो शक्ति होती है वास्तविक रूप से किसमें निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है। अगर हम उदाहरण देखें इसका अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का, तो सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है, अमेरिका की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अब इसमें क्या होता है, अध्यक्षात्मक जो शासन प्रणाली है इसमें जो राष्ट्रपति होता है विधायिका को भंग नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में सत्ता केंद्रीकृत होती है। सत्ता क्या होती है, केंद्रीकृत होती है। राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में स्वतंत्र होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है इसमें राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के चुनाव में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और मंत्रियों के चयन में व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र की होती है। तो जब मंत्रियों का चयन किया जाता है तो इसमें व्यवस्थापिका की जो भूमिका होती है वो सिर्फ नाम मात्र की होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त वाक्य हम भारत के लोग यह स्पष्ट करता है कि भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है, जनता। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत क्या है, जनता, जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन सत्ता संचालन हेतु करती है। प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस लिए करती है, सत्ता संचालन के लिए करती है। भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। भारतीय लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि जो चुन के जाते हैं उनको क्या, जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है। तो भारतीय लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि जो जनता चुनती है तो जनप्रतिनिधियों को जनता के सेवक का दर्जा प्राप्त है, अर्थात उनको जनता का सेवक कहा जाता है। भारतीय संविधान में संघ एवं राज्यों की शक्तियों को संविधान में स्पष्टता विभाजित किया गया है। तो संघ और राज्य की जो शक्तियां हैं उसको हमारे संविधान में अलग अलग स्पष्ट किया गया, विभाजित किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को क्या कहते हैं, परिसंघीय भी कहते हैं। तो इसीलिए भारतीय संविधान को परिसंघीय भी कहा जाता है। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। तो जो ब्रिटिश संसद है उसको क्या कहते हैं, संसदों की जननी कहा जाता है। ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन किया जाता है। तो ब्रिटेन में परंपराओं के अनुरूप आवश्यक कानून बनाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था का क्या किया जाता है, संचालन। क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान का अस्तित्व नहीं है।
भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों में राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व शामिल है। तो अगर भारतीय संविधान में एकात्मक शासन के प्रमुख लक्षणों की अगर बात करें तो राज्यपाल का पद, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान और राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये सब शामिल है। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है कि भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद मतलब राष्ट्रपति पर निर्वाचित व्यक्ति आसीन होता है। तो भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय यह है कि भारतीय राजनीतिक या प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का जो पद है उस पर निर्वाचित जो व्यक्ति होता है आसीन होता है। भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं। किसमें? भारतीय संविधान में संघात्मक भी और एकात्मक भी दोनों व्यवस्थाओं के तत्व पाए जाते हैं। परंतु भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक है। परंतु जो भारतीय संविधान क्या है? संघात्मक। केसी वेयर ने भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। तो ये याद रखिएगा कि किसने कहा है अर्ध संघात्मक, किसको? भारत को। तो भारत को अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा है? केसी वेयर ने कहा है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। तो केसी वेयर ने इसको अर्ध संघात्मक राज्य की संज्ञा दी है और जी ऑस्टिन ने इसको भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य का संतुलन स्थापित करता है। तो ना ही ये बहुत कठोर है और ना ही ये बहुत अधिक लचीला है। यह बीच की कड़ी को मतलब संतुलन स्थापित करता है। यह कथन केसी वेयर का है। ये किसने कहा है? केसी वेयर ने कहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य का संतुलन स्थापित करता है। यह किसने कहा है कथन? तो केसी वेयर ने यह कथन कहा है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। बी आर अम्बेडकर के अनुसार मतलब संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है, यह बात बोली गई है। अब है प्रश्न कोश की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो हमने अभी पढ़ा था कि राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला था आपका संप्रभुता, दूसरा जनसंख्या, तीसरा भूभाग और चौथा था सरकार या सत्ता। तो यह राज्य के महत्वपूर्ण तत्व थे 4। तो इसमें अब ए ऑप्शन इसमें दिया गया है कि व्यक्ति का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से क्या करता है? निवास करता है, जिसकी एक संगठित सरकार है। बी में कहा गया है कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। तीसरा है सी नंबर का। सी में है कि बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। तो ये तो हमने कभी उसमें डेफिनेशन में देखा ही नहीं। एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो ये भी नहीं है। और ए और बी में क्या कहा गया था कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। तो इसका ए ऑप्शन जो होगा वो सही है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं, वो व्याख्या। राज्य शब्द एक राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु मतलब सॉवरेन व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। अर्थात आंतरिक और वैदेशिक मामलों के जो निर्णय है वो
खुद ले सके। तो इस तरीके से यह राज्य की क्या थी, परिभाषा थी, कि जिसका तात्पर्य क्या है राज्य का, कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासी संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो और वह सरकार अपने आंतरिक और वैदेशिक जो मामले हैं उनका निर्णय वो खुद कर सके, मतलब बाह्य नियंत्रण से वह मुक्त हो। यह बात है इसमें राज्य में। तो राज्य के इसमें मूलभूत प्रमुखता तो बताए गए थे, व्यक्ति, जनसंख्या अर्थात जनता, दूसरा सरकार या सत्ता, तीसरा निर्धारित सीमांकन वाला भूभाग और चौथा था संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या है, अर्थात वह अपने घरेलू एवं बाह्य निर्णय के संदर्भ में क्या हो, स्वतंत्र हो। किसी भी राज्य का अनिवार्यता तो क्या होता है, संप्रभुता होती है, और इसके बिना कोई भी राज्य की श्रेणी में नहीं आता। इसी आधार के हिसाब से ए विकल्प जो था वो सही था। तो दूसरा निम्नलिखित इसमें राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था, तो संप्रभुता। अभी हमने फिर से वही पढ़ा। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, सत्ता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार मतलब शासन या सत्ता, और संप्रभुता। ये 4 तत्व होते हैं राज्य के। इन चारों तत्व में संप्रभुता जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रभुता के बिना कोई राज्य अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता, और वो अन्य तत्व होते हुए भी उसको अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से उसको राज्य नहीं कहा जाएगा अगर उसमें संप्रभुता नहीं है तो। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। दूसरा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, ये सही है, लेकिन ये दूसरा वाला है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, तो यह गलत है। तो इसका आंसर केवल एक ही सही होगा। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित एक संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और मतलब जो राष्ट्रमंडल के जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं वह स्वतंत्र और समान है तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त या आवश्यकता नहीं है। चौथा है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है, तो कौन सी है, संसदात्मक। शासन प्रणाली की जो सामान्य 2 पद्धतियां होती हैं, हमने पढ़ा भी था। शासन प्रणाली की सामान्य 2 पद्धतियां होती हैं, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में जो व्यवस्थापिका के जो सदस्य ही कार्यपालिका क्या करते हैं, गठन करते हैं। जो व्यवस्थापिका है उसके जो सदस्य होते हैं वही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है। तो जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका द्वारा क्या होती है, नियंत्रित होती है। तो शासन प्रणाली में हमने 2 पद्धतियां देखी, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण किया है और इसने संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य किसका गठन करते हैं, कार्यपालिका का गठन करते हैं। और कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के द्वारा ही नियंत्रित होती है। 5वां क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो यह बिल्कुल सही है। और न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण, गलत। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, गलत। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण, गलत। संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इस तरीके से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज हम इतना ही कवर करेंगे। 6 नंबर से क्वेश्चन को हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट काम है और बैकग्राउंड से मेरे काफ़ी शोर भी आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।